हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू जूलॉजी क्रॉनिकल्स। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और हमें पता लगा था किस टाइप से उसमें सीक्रेशन होता है प्रोटीन और लिपिड का, और उसके बाद पैकेजिंग होती है कहाँ पे, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो कंटिन्यूटी में हमने लिया है गोल्जी बॉडी इसी वजह से। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी वाला एस्पेक्ट। तो नोटिसेबल विद बोथ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने को मिल सकता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगर हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो लाइट के अंदर थोड़ा कम देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी जो डीप स्ट्रक्चर है वो भी देखने को मिल जाती है। अब डिस्कवर्ड बाय इटालियन फिजिशियन एंड नोबल लॉरिएट Camillo Golgi in 1898 during an investigation of nervous system। यानी कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था 1898 के अंदर। जो कि डिस्कवर कर रहे थे, एक्चुअली क्या कर रहे थे, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे नर्वस सिस्टम। अब डिस्कवरी जब भी होती है वो अनडिफाइंड होती है, कुछ पता नहीं रहता कि क्या डिस्कवर होने वाला है नया। तो उन्होंने डिस्कवरी किसकी कर दी, गोल्जी बॉडी की, और उन्हीं के नेम से इसका नाम पड़ा गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, The microscopic structure was described by Dalton and Flicks। और Dalton और Flicks ने उसको फर्दर डिस्क्राइब किया था, यानी और जो बची कुछ स्ट्रक्चर्स थी उनको डिस्क्राइब करने का काम किसने किया था, Dalton और Flicks ने, इन 1954 के अंदर। ओके, तो यानी पूछा जाए डिस्कवरी किसने की थी, तो कैमिलियो गोल्जी ने की थी, और उसकी स्ट्रक्चर को किसने डिस्क्राइब किया था, वो किया था Dalton और Flicks ने। ओके, इसके बाद हम मूव करते हैं कि इसकी प्रेजेंस यानी लोकेशन किधर है। अब देखो कि प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो वैसे भी कई सारे ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट थे, राइबोसोम प्रेजेंट था वहां पे। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगा। एपरेटस स्पेशली एक्सटेंसिव इन सीक्रेटरी सेल, यानी सीक्रेटरी सेल के अंदर तो ये प्रेजेंट होगा ही, यानी जहां पर सीक्रेशन होगा वहां तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता ही है। इट इज एब्सेंट इन फ्यू सेल्स सच एज मैमिलियन आरबीसी। मैमिलियन आरबीसी के अंदर ये एब्सेंट होता है। जैसे हमें पता ही है कि मैमिलियन आरबीसी, जो मैच्योर मैमिलियन आरबीसी है एक्चुअल में, वो क्या होती है, उसके अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होता किसी भी टाइप का, और भी सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वहां पे प्रेजेंट नहीं था। इसके अलावा स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स जो है वो प्लांट का एक पार्ट है, और इसके अंदर भी, और ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, इसके स्पर्म सेल के अंदर भी ये प्रेजेंट नहीं होता। ओके, इसके बाद सेव ट्यूब ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का एक और पार्ट है सेव ट्यूब। ये तो क्या है, फाइलम है, इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, प्लांटें किंगडम के अंदर। और सेव ट्यूब क्या है कि एक पार्ट है प्लांट का जो कि क्या करता है, सैप फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सैप क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का जो कि अक्रॉस होता है प्लांट की सेल के। ओके, उसके फॉर्मेशन में कौन, सैप ट्यूब। और सैप ट्यूब जो है उसके अंदर भी एब्सेंट होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, पूछा भी जा सकता है ये चीजें, इसलिए अंडरलाइन भी की गई हैं। सेल में हैव ए वन लार्ज कॉम्प्लेक्स और सेवरल स्मॉल वन, यानी सेल के अंदर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट हो सकता है और एक स्मॉल कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट हो सकता है गोल्जी बॉडी का कोई भी। यानी क्या है कि अब सेल के अंदर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बड़ा प्रेजेंट हुआ, या फिर कई सारे गोल्जी बॉडी प्रेजेंट हो सकते हैं। इन सीक्रेटरी एब्जॉर्प्टिव सेल इट इज यूजुअली लाइज बिटवीन द न्यूक्लियस। और सीक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल के बीच में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस के बीच में ही प्रेजेंट होती है कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, द इनवर्टिब्रेट्स प्लांट सेल यूजुअली हैव स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डिक्टियोजोम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोजोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके फंक्शन को रिजेंबल करता है, वो गोल्जी बॉडी के फंक्शन को रिजेंबल करता है। एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्या क्या प्रेजेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर के अंदर। तो वेरीज इन साइज, फॉर्म इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, बट यूजुअली हैज सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर वन काइंड ऑफ सेल। यानी वैसे तो सेल टू सेल वेरी करती है, पर एक सेल के अंदर इसका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सेम टाइप का होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज इट एज एन सेंट्रल स्टैक pile of parallel flattened intercommunicating sac or cisternae or may peripheral tubules of vesicle। यानी अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको विजुअलाइज करते हैं ना, तो कैसे लगते हैं, स्टैक। स्टैक मींस अगर जैसे कॉइन है, कॉइन के स्टैक होते हैं, यानी हम कॉइन के ऊपर कॉइन, फिर कॉइन के ऊपर कॉइन रख देते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर भी स्टैक प्रेजेंट होते हैं, उसी टाइप से हम इसके अंदर स्टैक
लाइक अपीयरेंस इसकी लगती है, यानी एक के ऊपर एक ऐसी अपीयरेंस देता है। ओके, जो कि क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं और कैसे होते हैं, फ्लैटेंड और इंटर कम्युनिकेटिंग सैक होते हैं, यानी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट कैसे हेल्प करते हैं, किससे, सिस्टर्नी से, ट्यूब्यूल से और वेसाइकल से आपस में कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। और कई सारी पेरिफेरल वेसाइकल पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती है ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। ओके, सिस्टर्नी, अब मेन पार्ट एक पार्ट ले लेते हैं हम इसका, सिस्टर्नी वाला पार्ट। ओके, तो सिस्टर्नी वाले पार्ट में देखते हैं कि वेरी इन नंबर फ्रॉम 3 to 7 इन मोस्ट एनिमल सेल, यानी 3 से 7 करीब सिस्टर्नी लगातार पैरेलल प्रेजेंट होती हैं किसी भी एनिमल सेल के अंदर, और 10 से 20 होती हैं प्लांट के अंदर। ओके, यूजुअली इक्वल स्पेस इन स्टैक, और जो स्पेस होता है वो कैसा होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्टैक्स के बीच में कैसा होता है, इक्वल होता है। स्टैक कैसे, मैंने दोबारा बता देता हूँ कि एक स्टैक, दूसरा स्टैक, तीसरा स्टैक, इस टाइप से स्टैक प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो क्या होता है, एकदम इक्वल होता है। अब सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय थिन लेयर ऑफ इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म, यहाँ पे इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म बोला गया है, इंट्रासिस्टर्नल बोलते तो सिस्टर्नी के अंदर वाला साइटोप्लाज्म होता, और अगर हम इंटर बोला तो जैसे एक सिस्टर्नी ये रही, एक सिस्टर्नी ये रही, तो इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इसके बीच में जो साइटोप्लाज्म फिल है उसको बोला गया इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, सिस्टर्नी में बी फ्लैटेंड बट आर ऑफन कर्व्ड, सिस्टर्नी कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है, बट कैसी होती है, कर्व्ड होती है, कर्व में होती है, यहाँ पे इस टाइप से कर्व प्रेजेंट होता है सिस्टर्नी का, इस टाइप से। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी द टू पोल्स, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर दो टाइप्स के पोल प्रेजेंट होते हैं, एक तो सिस फेज होता है, आर कॉल्ड सिस फेज एंड ट्रांस फेज। अब सिस फेज और ट्रांस फेज जो है उसके अपीयरेंस के कारण इसको बोला गया, क्योंकि ये एक साइड क्या होती है, वो कॉन्वेक्स साइड ऑफ स्टैक, या कॉन्वेक्स जो साइड है, कॉन्वेक्स क्या होती है कि कोई भी अगर हमने लेंस बना लिया, इस टाइप से एक लेंस है, माना कि ये कोई लेंस है, तो इसकी जो ये वाली साइड है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, और जो केव लाइक अपीयरेंस दे रही है वो क्या कहलाती है, कॉनकेव साइड कहलाती है। ओके, तो कॉन्वेक्स वाली साइड यानी ऐसी जो अपीयरेंस देती है टिल्टेड फॉर्म में या फिर कर्व्ड फॉर्म में जो अपीयरेंस देती है उसको बोलते हैं हम फॉर्मिंग और सिस फेज। क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग और सिस फेज। फॉर्मिंग इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, या पैकेजिंग का काम मेनली कहाँ पे होता है, सिस फेज में होता है। या फिर जो मॉलिक्यूल है, जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल थी, हमने पिछली लेक्चर में भी देखा ट्रांसपोर्ट वेसाइकल कहाँ पे रीच कर रही थी, वो कर रही थी सिस फेज पे ही रीच कर रही थी। उसके बाद मैच्योरिंग, यानी मैच्योर पार्ट कौन सा होता है, ट्रांस फेज। अभी कोई पूछा जाए कि वैसे तो अपीयरेंस में ऐसा लगता है कि ये वाली जो फेज होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वो कैसी होती है, वो लगती तो ऐसी है कि वो अभी अभी न्यू फेज है। ओके, बट न्यू फेज नहीं है, वो एक्चुअल में मैच्योर्ड फेज है, वो क्या है, ट्रांस फेज। ओके, जो कि क्या होता है कॉनकेव साइड में। सीक्रेटरी मटेरियल्स रीचेस द गोल्जी कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिछले लेक्चर में देखा था कि किस टाइप से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्यूज विद द गोल्जी सिस्टर्नी ऑन द सिस फेस, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी, जो सिस्टर्नी कौन सी, सिस फेज वाली, वहां पे रीच करता है, हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था। Okay, from the trans phase, secretory vesicle arises that carries the processed material to their destination। और trans phase से यानी इस वाले phase से क्या निकलेगा, एक निकलेगा एक वेसाइकल निकलेगा। वेसाइकल क्या करेगा, उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, यानी सिस साइड से तो क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी मैसेज आया या फिर कोई भी प्रोटीन आया, कोई भी लिपिड आया, और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करेगा ट्रांस फेज। नेक्स्ट क्या पार्ट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वो होता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल राउंड ट्यूब्यूल्स अराइजेस फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ पेरिफेरी ऑफ द सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की पेरिफेरी से ही अराइज होते हैं कौन, ट्यूब्यूल्स। ओके, सम ऑफ दीज एनलार्ज्ड एट द एंड्स टू फॉर्म्स वेसाइकल्स, और ये कुछ एनलार्ज होकर क्या बना लेते हैं, वेसाइकल भी बना लेते हैं। तो द वेसाइकल, अब वेसाइकल की बात करें तो वेसाइकल लाइज नियर द एंड्स एंड कॉनकेव सरफेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉनकेव सरफेस क्या था, वो था ट्रांस फेस। ओके, ट्रांस फेस था। अब कॉनकेव सरफेस से ही अराइज होते हैं क्या, वेसाइकल। दे आर ऑफ टू टाइप्स के वेसाइकल्स होते हैं। एक तो होते हैं सीक्रेटरी वेसाइकल जो कि सीक्रेशन का काम करते हैं, कोटेड वेसाइकल होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने COP1 की बात की थी, कोटिंग प्रोटीन 1, तो वो वेसाइकल ये वाली वेसाइकल हो गई कोटिंग वेसाइकल। ओके, ऑल दी गोल्जी एलिमेंट्स आर फिल्ड विद फ्लूइड।
अब गोल्जी एलिमेंट्स के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली उसके अंदर भी क्या था, फ्लूइड प्रेजेंट था, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स थी, यहाँ पे भी ऐसी क्या प्रेजेंट है, गोल्जी मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। ओके, अब देखो किस टाइप से होता है, जैसे हम ये माना कि ये वाली सिस फेज है, अब ये सिस फेज किससे कनेक्टेड थी, वो थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट वेसाइकल आई, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल आने के बाद यहाँ पे फ्यूज करी, फ्यूज करने के बाद में ये सिस्टर्नी वाला पार्ट है, कौन सा, सिस फेज का, और इसी से एक अराइज हो रहा है टिब्यूल्स, देखिए टिब्यूल्स वाला पार्ट अराइज हो रहा है। ओके, उन्हीं के बीच में क्या है, मीडियन गोल्जी, मीडियन गोल्जी है जिसको हमने सिस्टर नहीं बोला। इसके दो पार्ट होते हैं, सेक्यूले, सेक्यूले जो ये वाला पार्ट है, और जो एंड होता है वो स्वॉलोइन होता है, तो स्वॉलोइन एंड वाला पार्ट हो गया। ओके, इसके बीच में क्या फील्ड है, इसके बीच में फील्ड होता है क्या, इसके बीच में फील्ड होता है इंटरगोल्जी साइटोप्लाज्म, इंटरगोल्जी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ओके, और इसके बीच में क्या फील्ड होता है, गोल्जी मैट्रिक्स फील्ड होती है इसके बीच में, मतलब इसमें इसमें क्या फील्ड है, इसके बीच में फील्ड है गोल्जी मैट्रिक्स, और इन दोनों के दो स्टैक के बीच में क्या है, इंटरगोल्जी साइटोप्लाज्म फील्ड होता है। ओके, इसके बाद में ये जो सरफेस है वो कैसी है, वो है ट्रांसफेस। ओके, ट्रांसफेस से ही अराइज होती हैं सीक्रेटरी वेसाइकल और कोटेड वेसाइकल। कोटेड वेसाइकल में तो कोटेड प्रोटीन की कोटिंग है, दिख रही है आपको, और सीक्रेटरी वेसाइकल स्मूथ दिख रही है बिल्कुल ही। ओके, ये सीक्रेटरी वेसाइकल कहाँ क्या करेंगी, ये फर्दर डेस्टिनेशन तक अपने वर्क को करेंगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पोर्शन इसका, फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटिन्यूसली एग्जाम्स के अंदर। क्या क्या फंक्शन होता है, सीक्रेशन, सिंथेसिस, सल्फेशन, इसको स्टामा कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एपोप्टोसिस, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोराइलेशन, और सेल स्पेसिफिक कुछ फंक्शंस होते हैं, है ना। अब इनको वन बाई वन देखते हैं। सीक्रेशन, तो सीक्रेशन में क्या होगा कि ऑलरेडी मैंने बताया था क्या सीक्रेट करेगा, ये ऑलरेडी पैकिंग करता है किसकी, प्रोटीन की पैकिंग करता है, लिपिड की पैकिंग करता है, तो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसाइज ऑफ proteoglycans which are molecules present in the extracellular matrix of animal। extracellular matrix के अंदर प्रोटियोग्लाइकेन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी वजह से अब क्या है कि इसका सिंथेसिस कैसे करेगा, तो देखो सबसे पहले प्रोटीन है, तो प्रोटीन कहाँ से आ रहा था, प्रोटीन आ रहा था स्मूथ वो आ रहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसके थ्रू आ रहा था, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल के थ्रू आ रहा था, और ट्रांसपोर्ट वेसाइकल कहाँ पे जाके फ्यूज हो रही थी, वो हो रही थी सिस फेज के अंदर। अब ये अगर हम पाथ देखें, कोई भी पाथ देखते हैं, ये पाथ है, पाथ ऑफ सीक्रेशन, तो वो किस टाइप से है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस से कोई भी क्या हुआ कि डीएनए है, तो डीएनए से क्या बना, डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए क्या था, मैसेंजर आरएनए था, मैसेंजर आरएनए से वो कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियर पोर से कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, प्रोटीन वाला सिंथेसिस स्टार्ट होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और या फिर हो सकता है लिपिड का सिंथेसिस। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का अगर सिंथेसिस हुआ है तो वो क्या होगा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है प्रोटीन्स के, वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे ट्रांसपोर्ट वेसाइकल के थ्रू सिस गोल्जी फेज पर। सिस गोल्जी फेज पर जाने के बाद में वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी क्या किया, प्रोटीन के साथ में ग्लाइकेन यानी शुगर वाला पार्ट अटैच कर दिया, किसने, गोल्जी फेज ने। ओके, उसके बाद में ट्रांस फेज में गया, और उसके बाद में सीक्रेटरी वेसाइकल। अब सीक्रेटरी वेसाइकल क्या करेगी, इसको क्या करेगी, माना कि इसको कोई भी टारगेट ऑर्गन पे जाना है। अब टारगेट ऑर्गन पे जाने के लिए सबसे पहले क्या करेगी, सीक्रेटरी वेसाइकल फ्यूज करेगी कहां पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, किसके थ्रू, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज करी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहां पे जाएगा, ये पोर्शन जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम से कहां पे जाएगा, टारगेट ऑर्गन पे। ओके, इसको हम पूरा कर लेते हैं सीक्रेटरी पाथ को, तो टारगेट ऑर्गन पे पहुंच जाएगा। तो इस टाइप से ये क्या होता है, सीक्रेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, एक कैसे वो न्यूक्लियस से कोई भी, जैसे हार्मोन है तो हार्मोन का सिंथेसिस कुछ इस टाइप से होता है। बस उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पोर्शन है, उसको हटा देंगे, लिपिड वाला पोर्शन है क्योंकि ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिंथेसिस। अब कई चीजों की सिंथेसिस करती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि शुगर है, वो शुगर अटैच कर रही है, तो यानी मेजर साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। कहीं पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का मेजर जो साइट है वो क्या है, तो वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इंक्लूड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूको अमीनोग्लाइकेन्स, GAGs, long unbranched polysaccharides which the Golgi then attach to a protein synthesized in the endoplasmic reticulum to attach forms proteoglycans।
जो मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो क्या है, उसका एक एग्जांपल ले लिया, क्या, ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेंस, जीएजीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसका सिंथेसिस करता है। अब ये क्या करेगा कि एक लॉन्ग ब्रांच अमीनो जो है पॉलीसेकेराइड है, जो कि अटैच किसके साथ होगा, जो प्रोटीन आई थी, प्रोटीन वाला जो पोर्शन आया था उसके साथ में अटैच हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, प्रोटियोग्लाइकेंस का फॉर्मेशन करेगा। कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि गोल्जी में पॉलीमराइजेशन का काम करते हैं, जैसे जीएजी है, वो क्या है, एक पॉलीमर यूनिट है, पॉलीसेकेराइड है। तो अब जीएजी को पॉलीमराइज करने का काम किसके थ्रू करेगा, आप देखो जाइलोज होता है, जाइलोज क्या करेगा कि उसको कोर प्रोटीन, जो प्रोटीन वाला पोर्शन था उसके साथ में लिंक करने का काम करेगा। तो इस लिंक की इसको क्या बोलेंगे, जाइलोज लिंकिंग। ओके, इसको भी याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीएजी और कोर प्रोटीन के बीच में जाइलोज लिंकिंग होती है, जो कि जो कौन करता है, वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। इसके बाद एक और प्रोसेस हो सकती है किसी भी सेल के अंदर, वो होता है सल्फेशन। ओके, यानी अनदर टास्क ऑफ गोल्जी इन्वॉल्व्स इन सल्फेशन ऑफ द सर्टेन मॉलिक्यूल पासिंग थ्रू इट्स ल्यूमेन। उसके ल्यूमेन वाला पोर्शन क्या हो गया, गोल्जी मैट्रिक्स वाला पोर्शन हो गया। वहां से कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, ये सल्फेशन का भी काम करता है वाया सल्फो ट्रांसफरेज। एक एंजाइम है सल्फो ट्रांसफरेज, उसके थ्रू ये सल्फेशन का काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि एक डोनर मॉलिक्यूल होता है, कौन, PAPS, पैप्स, पैप्स नाम का एक डोनर मॉलिक्यूल होता है। इसकी अगर फुल वो देखें तो क्या होता है, 3 फॉस्फो एडिनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट। यहाँ से जो सल्फेट मॉलिक्यूल है वो डोनेट करेगा, ये क्या करेगा, सल्फेट मॉलिक्यूल को डोनेट करेगा कहाँ पे, वो करेगा कि जो प्रोटीन आ रहा है, जो जीएजी मॉलिक्यूल आ रहा है, वो उसके साथ में इंटैक्ट होने के लिए। दिस प्रोसेस अकर्स ऑन द जीएजीज ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन एज वेल एज ऑन द कोर प्रोटीन। अब जैसे कोर प्रोटीन और जो जीएजीज वाला पोर्शन है उस पे अटैच करने का काम करेगा कौन, ये सल्फोनेशन होगा इसका, यानी प्रोटियोग्लाइकेन्स का भी होगा और साथ में कोर प्रोटीन का भी सल्फोनेशन होगा। अब दिस प्रोसेस जनरली परफॉर्म इन द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ये कहाँ पे होती है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क पे होती है। यानी अब क्या हो गया, सीक्रेशन वाला पाथ आ गया, जल्दी से सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उसका सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा अब यहाँ के बाद। Okay, the level of sulfonation is very important to the proteoglycan signaling। ठीक है, यानी अब प्रोटियोग्लाइकिन सिग्नलिंग का, यानी सल्फेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि प्रोटियोग्लाइकिन सिग्नलिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरप्शन आ जाएगा और वहां से सिग्नलिंग इजीली नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से अब सिग्नलिंग क्या करती है, सिग्नलिंग चेक पॉइंट का काम करती है। जब भी अब चेक पॉइंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो काम क्या करेगी कोई भी, या फिर सिग्नलिंग और कहाँ पे हो सकती है, टारगेट ऑर्गन पे प्रेजेंट हो सकती है। टारगेट ऑर्गन जो है वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा उस पार्टिकल को, किसके थ्रू, उसके चार्ज के थ्रू या फिर उसके एसोसिएट मॉलिक्यूल्स के थ्रू। अब नेट कौन सा चार्ज होता है, ओवरऑल होता है इसमें नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, सल्फेट की वजह से, यानी सल्फर आयंस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो होता है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस भी ये करता है। अपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कोई भी जो सेल है उसकी बर्स्टिंग हो जाती है, जो वो रप्चर हो जाती है, या फिर फाइनली वो डेथ उस डेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो द गोल्जी हैज अ प्यूटेटिव रोल, प्यूटेटिव का मींस जनरलाइज या प्रिसाइज, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन द अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस के अंदर होता है, अपोप्टोसिस का मींस प्रोग्राम सेल डेथ with several BCL2, यानी बी सेल लिम्फोमा 2। अब इसको भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ना, यानी अब क्या होता है कि बी सेल लिम्फोमा जो है वो प्रेजेंट होता है कई सारी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि इसकी अपोप्टोसिस को बचाता है। यानी अगर गोल्जी के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट, या फिर ये जो बी सेल लिम्फोमा फैमिली के जो एंजाइम्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, देन क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी, दोनों का अपोप्टोसिस हो जाएगा, दोनों की प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी। इस वजह से इसको इम्पोर्टेंट रोल है गोल्जी का, GOLGI, गोल्जी का इन न्यूली कैरेक्टराइज्ड प्रोटीन। एक नई डिस्कवरी हुई थी कि एक प्रोटीन जो है उसका नाम लिया गया था, कौन सा, GAAP, गोल्जी एंटी एपोप्टोटिक टॉपिक प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है वो एपोप्टोसिस से बचाती है। वो किस फैमिली मेंबर है, वो है बी सेल लिम्फोमा 2, इस फैमिली का मेंबर है। ओके,
exclusive resides in the Golgi and protects cell from the apoptosis. Why? As yet undefined mechanism. एक undefined mechanism क्यों बोला? क्योंकि अभी discovered mechanism नहीं है, इस वजह से इसको undefined mechanism बोला. Okay. एक और काम करती है गोल्जी, क्या करती है? फॉस्फोराइलेशन. द फॉस्फोराइलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूल्स के, इसलिए जब तभी जाके फॉस्फोराइलेशन होता है मॉलिक्यूल्स का. अब द एटीपी इज इंपोर्टेड इन द ल्यूमेन ऑफ द गोल्जी यूटिलाइज्ड बाय द रेजिडेंट काइनेजेस. काइनेजेस के द्वारा जो है वो यूटिलाइज हो जाती है क्या चीज? एटीपी. अब एटीपी जैसी काइनेजेस के साथ द्वारा यूटिलाइज होगी, वो किस कौन कौन सी काइनेजेस के द्वारा यूटिलाइज होगी? कैसीन काइनेज 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और कैसीन काइनेज 2 इनके द्वारा यूटिलाइज होती है. कौन? क्या? एटीपी जो है उसके जो फॉस्फोराइलेशन करेगी उसके लिए एनर्जी जो है वो कहाँ यूटिलाइज हो जाती है? वो हो जाती है कैसीन काइनेज 1 और कैसीन काइनेज 2 के अंदर. ओके. वन मॉलिक्यूल दैट फॉस्फोराइलेट इन द गोल्जी इज एपोलिपोप्रोटीन. ये एपोलिपोप्रोटीन जो है वो फॉस्फोराइलेट होती है, इसका फॉस्फोरस इसमें ऐड होता है, और वो फॉस्फोरस कहाँ से आता है? वो एटीपी से आता है. उसकी एनर्जी किसके अंदर यूटिलाइज होती है? वो होती है कैसीन काइनेज 1 और कैसीन काइनेज 2 के अंदर. which forms molecules known as VLDL. ये एपोलिपोप्रोटीन जो है वो मॉलिक्यूल फॉर्म करती है VLDL, यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. अब ये आपने कई सारी जो ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं वहाँ पे VLDL मेंशन्ड होता है. VLDL जो होता है वो एक्चुअल में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ना उनका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. अब ये अगर इसकी अमाउंट VLDL की इंक्रीज कर जाती है किसी कारण से, तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो उसका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर. कहीं भी जो ब्लड है उसके अंदर क्या होता है कि प्लेक का फॉर्मेशन होता है. तो ये इसको प्लेक के फॉर्मेशन में भी ये बहुत ही ज्यादा वेरी करता है VLDL, और VLDL को हम क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं. बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं. और दैट कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लड सीरम के अंदर ये प्रेजेंट होता है. अगर कम में प्रेजेंट होता है तो बहुत ही बढ़िया है, और ज्यादा अगर अमाउंट के अंदर है तो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है. नेक्स्ट और लास्ट इसका फंक्शन जो है वो है सेल स्पेसिफिक फंक्शन. ओके. सेल स्पेसिफिक फंक्शन कैसे? कि फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, सेल वॉल इन दी प्लांट टिश्यू. सेल वॉल और सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी किसकी हेल्प से होता है? वो होता है गोल्जी बॉडी की हेल्प से. अब गोल्जी बॉडी क्या कर रही थी? वो कर रही थी प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग, जिसमें हेल्पफुल कौन होता है? सेल प्लेट और सेल वॉल भी फॉर्म होती है उसी प्रोसेस के थ्रू. ओके. एग्रोसोम डेवलपमेंट इन द स्पर्म सेल. स्पर्म सेल पे क्या होता है कि एग्रोसोमल हेड होता है. कोई भी जैसे स्पर्म सेल है उसके ऊपर क्या होता है? एग्रोसोमल हेड होता है. अभी एग्रोसोमल हेड क्या करेगा कि जब भी एक एग सेल उसके ऊपर एक लेयर होती है, कौन सी लेयर? जिसको बोलते हैं जोना प्लेसुडा. जोना प्लेसुडा जो लेयर है उसके साथ में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद में उसको ब्रेक करने का काम करता है कौन? एग्रोसोमल हेड. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन करता है एग्रोसोम, जिसके डेवलपमेंट में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है. सीक्रेशन ऑफ जाइमोजन इन द एक्सोक्राइन सेल ऑफ दी पेनक्रियाज. ये जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है जाइमोजन, जो कि पेनक्रियाज की एक्सोक्राइन सेल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है. उसके भी सीक्रेशन में ये हेल्प करता है. जब हम पेनक्रियाज पढ़ेंगे तो इसके प्रोसेस और इसकी पूरी प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे, जाइमोजन किस टाइप से एक्टिव होता है. ओके. इसके बाद सीक्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिपिड्स इन द लीवर सेल. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लिपिड्स जो है उसके सीक्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ओके. तो ये इसका सेल्फ स्पेसिफिक फंक्शन हो गया. सिमिलरली secretory functions carried out in Brunner's gland cell, alveolar epithelium, Paneth cell, कनेक्टिव टिश्यू. अब क्या करता है? ब्रूनर्स ग्लैंड सेल जो होती है वो ड्यूोडेनम के अंदर प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम वाला पार्ट. इसको हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं बता देता हूँ कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो ड्यूोडेनम में प्रेजेंट होती है. और अब क्या है कि उसके अंदर भी जितना भी सीक्रेटरी फंक्शन है ना
वो सारा की सारा यानी म्यूकस का सीक्रेशन करती है, तो म्यूकस के सीक्रेशन में कौन हेल्प करेगा, वो करेगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, एल्वियोलर एपिथेलियम, वहाँ पे भी म्यूकस का सीक्रेशन होता है, एल्वियोलाई जो होती है लंग्स की वहाँ पे, तो उसका भी फंक्शन कौन करेगा, वो करेगा हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पेनिस सेल भी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, क्रिप्ट ऑफ लीबरक्यून करके एक जगह होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे डेप्थ के अंदर प्रेजेंट होती है पेनिस सेल। और वो पेनिस सेल क्या करती है कि इनेट इम्यूनिटी में हेल्प करती है, कई सारे मॉलिक्यूल्स का ये करती है सीक्रेशन, जिसकी हेल्प से जो है ये फाइट करते हैं किसके साथ में, पैथोजन के साथ में। तो ये पेनिस सेल के उस सीक्रेशन में भी क्या हेल्प करती है, कौन, हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। कनेक्टिव टिश्यू, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, तो इसके भी सीक्रेशन में हेल्प करता है कौन, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यानी डिफरेंट डिफरेंट सीक्रेशन में हेल्प करती है, यानी सीक्रेटरी यूनिट है कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसी के साथ हमारा खत्म होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और दूसरी ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप कंटिन्यूसली आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको राइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका वहाँ पे सॉल्व होगा। और हम कई सारे जो क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस करेंगे जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सेल बायो वाला। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायो, जो है ना डीएनए वाला पोर्शन है मेन इसका। आप न्यूक्लियस तो देख लिया, हम न्यूक्लियस के अंदर भी हमें देखना है कि डीएनए भी प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है, तो वो हम मॉलिक्यूलर बायो वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।